हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे YouTube चैनल वतन समाचार को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। जिंदर जी एक मिनिस्टर है यूपी में, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इससे पहले कि मैं जेडी साहब हमारे बीच मौजूद हैं। जेडी साहब आप एनआरआई हैं, हमारे दावा के तस्वीर लाए हैं और जो सऊदी अरब के चीफ जस्टिस है वो इनके कभी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। हालत से हम बात करते हैं। ऑल इंडिया सऊदी तंजीम के राष्ट्रीय सदर था, हमारे दिल्ली प्रदेश के कौमी तंजीम के सदर था, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मीर अफजल साहब, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिल्ली प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी साहब और यहाँ पर हर प्रदेश से आए हुए इस संगठन से जुड़े हुए सभी जिम्मेदार साथियों, मित्रों, दोस्तों, मैं पहली बार यहाँ पे शिरकत किया हूँ। इससे पहले एक बड़ी मीटिंग हुई थी मालविंकर हॉल में, वहाँ भी हम शिरकत किए थे और उस वहाँ की जो तकरीर थी, जो वहाँ के मीटिंग का जो सार था, उससे जो आवाज निकल रही थी, वो आवाज देश को बनाने वाली आवाज थी। उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैं विशेष रूप से, चूंकि मैं युवक कांग्रेस से जुड़ा रहा हूँ, हमारे नेता तारिक साहब रहे हैं और संजोग से बहुत दिनों के बाद फिर मैं आपसे जुड़ा और आपके प्यार से इतना प्रभावित हुआ कि मैं दिल्ली में आता हूं तो जब तक आपसे मुलाकात नहीं होती है तब तक मेरी दिल्ली की यात्रा पूरी नहीं होती। मैं केवल 2-3 शब्द यहाँ पे कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। साहब, इस देश में आजादी की लड़ाई की जब बात चलती है तो इतिहास में केवल महात्मा गांधी के समय से लेकर के आजादी की लड़ाई खत्म होने तक जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, विशेष रूप से उनके इतिहास को लोगों के सामने रखा जाता है। लेकिन हमने जब इतिहास के पीछे के पन्नों को पलटा तो ये 14वीं शताब्दी से अंग्रेजों के इस हुकूमत के खिलाफ जिस तरीके से हमारे मुसलमान शासकों ने अपने राज्यों की कुर्बानी दे करके, अपनी जमींदारी की कुर्बानी दे करके, अपनी पूरी की पूरी मिल्कियत को कुर्बान कर दिया इस लड़ाई में, उनके नाम कभी भी इतिहास के उन पन्नों में, उन सुर्खियों में नहीं आते जिसको पढ़ करके आज इस आजाद भारत में पैदा हुआ नौजवान समझ सके और उन बातों की तरफ उसका ध्यान आ सके। आपको बताना चाहता हूं कि केवल एक नारे ने इस मुल्क को दो भागों में किया और वो नारा था हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा। आजादी की लड़ाई में जब यही आरएसएस के लोगों ने जब नारा दिया कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, वो एक नारा आजादी की लड़ाई में हिंदू मुसलमान के बीचों में दरार और अंग्रेजों को फूट करो और राज करो, ये उनके इस अभियान को बहुत ताकत थी। और जो आजादी हमको 10-20 साल पहले मिलने चाहिए थी, वो आजादी जाकर के 10-20 साल बाद मिली, जब हमारे मुस्लिम समाज के कुछ जिम्मेदार लोग और तमाम महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देकर के इस देश की आजादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम एकता को आगे बढ़ा करके इस मुल्क को आजाद कराया। हम सारी चीजों के
नफो नवाब मैं ये समझता हूं कि रास्ता जो हम आज तक जिन रास्तों पे चलकर जिन रास्तों को जानते हैं, उन रास्ता को दिखाने वाले महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इस देश के तमाम उन सपूतों ने जो आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, इस देश के संविधान ने जो रास्ता हमको बताया, हम आज तक उस रास्ते पर चलते चले आ रहे हैं। अब आज उन फासिस्टवादी ताकतों की हुकूमत आ गई है और एक तरीके से चाहे वो हिंदू नौजवान हो या मुसलमान नौजवान हो, उनको रास्ते में इस तरीके से उलझ गए हैं कि उनको ये नहीं मालूम कि हमको किस रास्ते पर चलना चाहिए और कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। कौमी तंजीम एक संगठन है। हम उस समय देखे जब अयोध्या में जो इमारत, जो मस्जिद को ढहाया गया और इतने दिनों की मेहनत जो गंगा जमुनी तहजीब इस देश की थी, उस नफरत की आजादी में जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच बंटवारे के बाद जो खाई थी, उसको धीरे 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 कांग्रेस और तमाम सेकुलर मिजाज के लोगों ने बांट दिया था और लगभग एक गंगा जमुनी तहजीब इस देश में कायम हो गई थी। और एकाएक उस समय जब ये घटना घटी तो वो सारे जो है प्रेम के और भाईचारे की दीवारें धीरे धीरे दरकने लगी। और वही एक ऐसा मुकाम था कि जब इस देश में नफरत फैलाने वाले लोगों की एक उनको एक जगह मिली और उस जगह का फायदा उठा करके आज इस तरीके का माहौल इस देश में बनाए हैं कि एक ऐसे कौम के लोग जिन्होंने इस देश को अपना देश समझा, इस देश को आजाद कराने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आज उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है। सर, यह समय वास्तव में एक ऐसा समय आया है जिसमें सेकुलर मिजाज के लोगों को एक साथ रहना होगा। और हम तो इतना ही समझते हैं कि सबसे पहले हमको ये समझना है कि हम किस तरीके से इस समस्या की लड़ाई को का सामना हम कर सकते। उसमें एकजुटता एक सबसे बड़ा हथियार है। आपको याद होगा कि समाज के सबसे दलित और सबसे कमजोर वर्ग को एकजुट मान्यवर काशीराम जी ने किया और उन्होंने कहा कि एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जब 10 लाठी एक साथ जुट जाएंगे तो शायद सब लोग दम लगाकर भी तोड़ना चाहेंगे तो वो नहीं टूटेगी। आज इन नफरत फैलाने वाले लोगों के हौसले क्यों बढ़े? इसलिए बढ़े कि हम जिस समाज की बात कर रहे हैं, जो सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, उस विचारधारा में तमाम धाराएं अलग अलग दिशा में बहने लगी। और जब अलग अलग दिशा में बहने लगी, अलग अलग सोच, अलग अलग खेमे, अलग अलग पार्टी, अलग अलग जो व्यवस्थाएं हो गई, तो निश्चित रूप से उस कमजोरी का लाभ इस देश के उन सियासतदारों ने उठाया जिन सियासतदारों ने आज इस देश पर हुकूमत कायम रखी है। तो सबसे पहले इस बात को की जरूरत है कि हम अपनी निजी और जाति जो है लाभ को छोड़ करके इस देश को, इस मुल्क को बचाने के लिए
एक झंडे, एक बैनर, एक विचार और एक साथ जुटे। और जब एक साथ आप जुटेंगे तो मेरा दावा है कि हम एक तरीके से डिफेंसिव ना होकर के, जब हम एक साथ जुटेंगे तो हम एक ताकत बनेंगे। और जब एक ताकत बनेंगे तो निश्चित रूप से उस विचारधारा से लड़ने में किसी को एक नहीं 10 बार सोचने की जरूरत पड़ेगी। आप जिस तरीके से बारी बारी जिस तरीके से एक एक चीजों को उठा करके, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, चाहे वो अन्य जो है कि कौमी मसले हों, ये उठा करके अलग अलग तरीके से जो है वो इस समाज में एक खौफ का वातावरण बनाया जा रहा है। उस खौफ के वातावरण को खत्म करने के लिए सेकुलर मिजाज के लोगों को, जैसा कि अपने तकरीर में हमारे नेताओं ने कहा है कि हमको उन लोगों के साथ को जोड़ करके इकट्ठा करना है जो लोग सेकुलर मिजाज के हैं, आज भी गांधी की विचारधारा और नेहरू की विचारधारा में विश्वास करते हैं। उनको जोड़ करके यदि हम जगह जगह गोष्ठियां, जगह जगह वातावरण बनाएं तो निश्चित रूप से हम इन शक्तियों के साथ लड़ाई लड़ने में कामयाबी हासिल कर सकते। जहां तक सरकारी तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जिसके दूसरे बिंदु पर तारिक साहब ने वो ध्यान आकर्षित किया है, मैं चाहता हूं कि जो कम से कम अल्पसंख्यक विभाग से जुड़े हुए तमाम ऐसे अफसरान हैं जो सेकुलर मिजाज के हैं, वो चिन्हित है, उनके पास वो सारी योजनाएं हैं। आपके यहाँ लड़के ऐसे हैं जो आज मीडिया माने सोशल मीडिया, वो गूगल है, नेट है, जरिए से सर्च करके कुछ ऐसे दस्तावेज तैयार किए जाए और वो दस्तावेज जो है गोष्ठियों के माध्यम से या जिले के अपने पदाधिकारियों के माध्यम से, मदरसों में हुए, स्कूलों में हुए, हम भी जो है कि संस्था के माध्यम से, कॉलेज हमारा भी चलता है, हम भी इस बात से पीड़ित रहते हैं। सरकारें तो वादा बहुत करती हैं कि हम अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को हम वजीफा देंगे, हम उनका फीस का जो रिइंबर्समेंट करते हैं वो देंगे, बच्चे आकर के एडमिशन लेते हैं। लेकिन जब देने की बात आती है तो सरकार तरह तरह के ऑब्जेक्शन लगा करके, तरह तरह के जो है कुछ अवरोध पैदा करके उनको उनका लाभ उन तक पहुंचने में बाधा डालती है। और ये सारी चीजें इसलिए होती हैं कि जिले स्तर पे कोई ऐसी टीम नहीं है जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के यहाँ जाकर के या अन्य शासन स्तर पे जाकर के जो लोग उन लोगों की मदद करें जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल में हैं, और सरकार की स्कीमें हैं कि उनकी फीस का हम रीइंबर्समेंट अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से दे देंगे, या आजकल जो तमाम ओबीसी और एससी कोटे में जो छूट देने की बात है, बड़े बड़े विज्ञापन तो निकाले जाते हैं, लेकिन जब उनको लाभ लेने की बात आती है तो कोई इस तरीके का संगठन को निर्देश या कोई संगठन ही नहीं है जो अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए उन बच्चों के उन हक को जिसके कारण वो शिक्षा ले रहे हैं उनको दिला सके। तो ये सब तकलीफें हम लोगों को भी समझ में आती हैं, लेकिन ये अकेले चलने से हो सकता है कि इसका पूरा लाभ न मिले। उसके लिए एकजुटता और एक जो है वो बैनर की जरूरत है। मैं सोचता हूँ कि कौमी तंजीम का बैनर इसके लिए बहुत मुफीद होगा, और अगर वहाँ उस बैनर के तले जिलों में एक छोटी सी टीम बनाया जाए जो इन सब बच्चों के हुकूक की रक्षा के लिए, जो बच्चों को जो उनके हक को दिलाने के लिए काम करे, तो एक बहुत बड़ा काम जो है कि जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर। मैं सभी का शुक्रिया अदा करते हुए मैं धन्यवाद देना चाहूँ बड़े भाई तारिक साहब को, जो आज मौका दिया आप लोगों के साथ बैठ करके आपकी बातों को सुनने का और अपने थोड़े से बात रखने का। धन्यवाद।